22 में आपका सपा से टिकट कटा, उसके बाद आपने निर्दलीय पर्चा भरा, फिर वापस ले लिया। क्या हार का डर था या अखिलेश यादव से कोई समझौता हो गया था? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक संभावना बन रही थी कि शायद हो सकता है कि माननीय जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी कि आप जो है चुनाव मैदान से ना हटें, इसलिए हमने वो पर्चा डाला था। माननीय जी से हमारी बात हुई, माननीय जी ने हमको आश्वस्त किया और उसके बाद हमने पर्चा अपना वापस ले लिया था। हमसे मिला पूरा सपोर्ट रहा परिवार का राजनीति में आने में? बिल्कुल, माँ बाप से लेके, माँ बाप तो हालांकि काफ़ी पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन पूरा सहयोग हमको माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों का पूरा कॉर्पोरेशन और पूरा सहयोग हमको मिलता रहा है। आप 17 में विधायक बने, 17 से 22 रहे, क्या कारण है आप विधायक होते हुए सड़क पर धान लगवा देते हैं? उसके पीछे क्या वजह थी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की राजनीति में जो हो रहा है उसी को लेकर चर्चा करेंगे, और करने के लिए मौजूद आज जो हमारे खास मेहमान है पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सपा के इकलौते विधायक हुए थे जब बीजेपी की लहर में मोहनलालगंज से जीते थे। उसके बाद भी उनका टिकट 22 में काट गया। तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या हो रहा आज की राजनीति। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप बचपन से राजनीति में जुड़े रहे, अभी भी विधायक रहे और एडवोकेट रहे, क्या है पहले की राजनीति थी और अब जो राजनीति हो रही, क्या अंतर हो गया है? देखिए, पहले की जो राजनीति होती है, पहले हम राजनीति नहीं करते थे, पहले हम समाज सेवा करते थे। तो समाज सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहा, और वही भावना मेरे अंदर बचपन से रही है कि हम अगर किसी का कोई भला करने चाहते, सेवा करना चाहते, तो हमारे अंदर कोई निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई उसके लिए लालच या किसी प्रकार का प्रलोभन हमारे अंदर नहीं रहता है। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करता रहा हूं कि मैं शुरू से रहा हूं कि मैं लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करूं, और इसी के कारण, उसी के चलते मैं अधिवक्ता पेशे में आया। अधिवक्ता पेशे के बाद मैं मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हुई मोहनलालगंज से। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से 2017 में मुझे टिकट मिला, और लखनऊ जनपद में अकेले विधायक होने का मुझे गौरव मिला। अमित शाह जी द्वारा सदन में बाबा साहब पे अपमान में जो शब्द बोले गए हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे शब्द अगर बाबा जी के लिए बोले जाएंगे तो आज ये देख रहे हैं कि पूरे देश आक्रोशित है। अपने बाबा साहब को अगर भगवान नहीं, तो अपने बाबा साहब को हम लोग भगवान से कम किसी तरीके से नहीं मानते, क्योंकि भगवान का हो सकता है आशीर्वाद मिला हो सकता है आशीर्वाद मिला हो जिसको हम आज भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, जो हमारे लिए व्यवस्था की, उसके बाद आज हम लोग को लगता है कि आज जो कुछ भी है हम उनकी बदौलत है। उनकी बदौलत हम शिक्षा पा रहे हैं, उनकी बदौलत हम नौकरी पा रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर अगर दलित और शोषित, वंचित, पिछड़े समाज का आदमी अगर जा रहा है तो केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से। और कहीं ना कहीं बाबा साहब जो है आज हमारे भगवान के रूप में हम लोग के बीच में है, उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 में समाजवादी पार्टी का जो परिणाम रहा बहुत इतिहास रचने वाला रहा। इतनी सीटें समाजवादी पार्टी की कभी नहीं आई। 24 में बहुत अच्छा परिणाम, लेकिन उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बुरी हार हो गई है? देखिए, उपचुनाव सब लोग जानते हैं कि सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है ये पार्टी, और खास तौर पे बीजेपी पार्टी ने अपनी जितना सत्ता में का दुरुपयोग किया है, इतना कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस बल के सहारे और अपने जो निर्वाचन के अधिकारी के सहारे अब की पहली बार इतिहास में बूथों की कैप्चरिंग की है, लोगों को वोट डालने से रोका है। और कहीं ना कहीं जो संविधान की मूल भावनाएं, लोग ऐसे नहीं कहते कि संविधान को नष्ट कर रहे हैं, संविधान की जो भावना है, सबको वोट, सबको अधिकार मिला हुआ है, उसको ये पूरी तरीके से खत्म करने पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी। उसी के साथ दबंगई और गुंडई के बल पे इन्होंने ये चुनाव संपन्न कराया। तब भी ऐसे माहौल में हम 2 सीटें जीते हैं, और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे सब में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और 2027 में सूबे में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप 17 में विधायक बने, 17 से 22 रहे, क्या कारण है आप विधायक होते हुए सड़क पर धान लगवा देते हैं? उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, अगर आप ये सरकार निरंकुश सरकार है, विपक्षी दलों को कभी विधायक जो होते थे उसको कभी ये जनप्रतिनिधि नहीं मानती थी। हमारे क्षेत्र की मैं आवाज़ उठा के परेशान हो गया। चारों तरफ हमारे इस क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई थी। मजबूरी में हमको प्रदर्शन करने के लिए, उस समय गंगागंज नगराम मार्ग पूरी तरीके से जर्जर था, लोग पैदल चलते थे तो उसमें पैर में चोट लग जाती थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार की आंखों में मतलब शर्म आए
और इस सड़क का निर्माण जल्दी कराएं। हमने वो जो गंगागंज रोड थी उस पर हमने सड़क पर धन लगाने का काम किया। उसके बाद निश्चित ही सरकार चेती और उसके बाद आज वो हमारी सड़क का निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है। ये सब हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का संघर्ष का परिणाम है। आपके पिताजी जूनियर इंजीनियर रहे हैं और आप भी स्नातक के LLB किए हैं, तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, नहीं नौकरी करिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सपना होता माँ बाप का। तो आप राजनीति में आए, कोई प्रेशर रहा या फिर नहीं ठीक है करो राजनीति? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। शुरू से ही सब लोग समाज सेवा ना का, मेरे पिताजी भी जिस स्तर पे थे उस स्तर पे वो समाज सेवा लगातार करते रहते थे। अपने समाज के, छोटे समाज के लोगों का अगर कहीं अहित होता था तो उनको जागरूक करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे पिताजी करते थे। और कहीं ना कहीं जो वकालत के पेशे में हम आए तो मुझे बड़ा ही गौरवान्वित पेशा लगा ये। लोगों, गरीब दुखियों का मदद करने के साथ साथ हम लोग जो है समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ने का हम लोग काम कर रहे थे। ये पेशा हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और उसी पेशे की बदौलत संभवतः मैं 2017 में विधायक बनने का सौभाग्य मिला। पूरा सपोर्ट रहा परिवार का राजनीति में आने में? बिल्कुल, माँ बाप से लेके, माँ बाप तो हालांकि काफ़ी पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन पूरा सहयोग हमको माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों का पूरा कॉर्पोरेशन और पूरा सहयोग हमको मिलता रहा है। 22 में आपका सपा से टिकट कटा, उसके बाद आपने निर्दलीय पर्चा भरा, फिर वापस लिए, क्या हार का डर था या अखिलेश यादव से कोई समझौता हो गया था? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक संभावना बन रही थी कि शायद हो सकता है कि माननीय जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी कि आप जो है चुनाव मैदान से ना हटें, इसलिए हमने वो पर्चा डाला था। माननीय जी से हमारी बात हुई, माननीय जी ने हमको आश्वस्त किया और उसके बाद हमने पर्चा अपना वापस ले लिया था। हम समाजवादी पार्टी से की वजह से मेरा वजूद है, समाजवादी पार्टी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, समाजवादी पार्टी ने हमको पहचान दी। पार्टी से इतर होकर मैं कहीं कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकता। क्या यही कारण रहा कि मोहनलालगंज सीट सपा फिर से गवा दी है, लगातार जीत रही थी? नहीं, अब उस समय का जो भी माहौल रहा, जैसा भी माहौल रहा, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आक्रोश था, क्योंकि लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। आज भी हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता हमको बहुत मानती है, अपने छोटे बड़े कार्यक्रमों में बुलाती है और मेरे बुलावे पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मोहनलालगंज की जनता का मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और आने वाले समय में मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि मुझे जो है 2027 में पुनः चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इस समय एक नारा जोरों पर चल रहा है, जहाँ भी देखे कटेंगे तो बटेंगे, ये कैसा नारा है? क्या इसका समाजवादी पार्टी को विरोध करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया कि PDA ना कटेगा ना बटेगा, तो ये नारा सही है? देखिए, ये नारा जैसे लोग, जैसी गंदी सोच, जैसी मानसिकता, एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का नारा दे रहा है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति के लिए और मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी के लिए जो इस तरह का नारा लोगों को देने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही खराब नारा था और आज हम लोग जो है पूरी तरीके से ना कहते हैं माननीय जी कि हमारे कि ना PDA ना बटा है ना कटेगा और मिल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति जब चुनाव आता है, शुरू हो जाती है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति देश पर कहीं भारी ना पड़ जाए? देखिए, देश पे तो भारी पड़ रही है, देश के विकास पे भारी पड़ रही है, लेकिन चंद लोग हैं अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन कब तक सेकेंगे? कहते हैं ना, आदमी को जब उसके बच्चों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है, महंगाई चारों तरफ दिखने लगती है, तो लोग पेट की आग और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग ये सब नारे जो लोगों को बांटने वाले नारे हैं उनसे लोग किनारे हटेंगे और देश में पुनः सौहार्द का वातावरण होगा। लोग आपस में हिंदू मुसलमान गले मिल के रहेंगे और इनकी जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी पूरी तरीके से। दलित समाज से आप भी आते हैं और दलित समाज के साथ जो व्यवहार हो रहा, कभी उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता, ये कैसी राजनीति हो रही है? देखिए, ये देश का यही तो एक विडंबना है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी कहती हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन कभी उन्होंने दलित समाज के लोगों को अपने साथ लेके उनको बराबर सम्मान देने का काम नहीं किया। ये उन्हीं सामंतवादी लोगों की मानसिकता है कि छोटे लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको कैसे मुख्य धारा से दूर रखा जाए, इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं और सरकार भी ऐसे लोगों को कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती, जिससे भाजपा की सरकार में इस तरह की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दलित समाज, पिछड़ा समाज, पूरी बहुजन समाज पूरी तरीके से जाग चुका है और 2027 में ऐसी निकम्मी सरकार जो बांटने वाली सरकार है इसको हटाने का काम करेगी और बहुजनों का जो हमारी सरकार है वो 2027 में बनेगी।
पीडीए का नारा लेकर जो अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या ये 27-24 में तो अच्छा काम किया, 27 तक ये मजबूत रहेगा या फिर बिखर जाएगा? 27 तक ये इसमें जो थोड़ी कसर रह गई थी 2024 में, 27 में पूरी तरीके से पीडीए ही काम करेगा। आज पीडीए की लोकप्रियता की वजह से आज देख लीजिए कि योगी जी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, इतना बौखलाए हुए कि इनको बहुजन से कि जिनके भगवान है उनको तक अपमानित करने का काम शुरू किए हैं। इससे जनता में और रोष आएगा और पीडीए पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगा, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो चिल्ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, ये साजिशों वाली सरकार है। ये कभी नहीं चाहती कि हम सत्ता से हटें, तो उसके लिए वो उनको जो तिकड़म उनके समझ में आता है कि ऐसा कर लेंगे तो हमारी सरकार बच जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो सरकार बच जाएगी। अब आप देख रहे थे कि ये जो बिल है, इस संविधान संशोधन का बिल है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि ये ऐसा बिल लेके आए कि इन्हीं के 25 सांसद जो नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, सदन से गायब हो जाते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि उन्हीं के जो है सांसद से गायब हो जाते हैं और ये बिल नहीं पास हुआ और आने वाले समय में भी ऐसा कोई बिल पास नहीं होगा। ये लंगड़ी लूली सरकार है और बहुत जल्दी ये गिरेगी केंद्र में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वैसे अगर बिल पास होता है तो बाई चांस कहीं किसी स्टेट में सरकार गिर जाती, तो क्या उस चुनाव कराने के लिए पूरे देश के चुनाव एक साथ होंगे फिर? देखिए, ये तो उनके लिए क्वेश्चन है जो इस तरह का बिल लाए हैं। हम लोग तो बिल के घोर विरोधी हैं, तो हम लोग वहां तक सोचते ही नहीं। ये बिल पास ही नहीं होगा कभी, ये बिल कभी नहीं पास होगा। ये बिल पास हो चुका, कभी नहीं पास होगा। कोई इस बिल को नहीं पसंद करता। लोकतंत्र में एक राज्य की मतलब ना कभी ऐसी व्यवस्था थी और ना ऐसी कभी कोई व्यवस्था होगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा था, उसमें एक लाइन लिखी थी कि गरीब की झोपड़ी तक शराब पहुंचाने वाले क्या गरीब के बच्चों को शिक्षित बनाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन चिल्लाने वाले क्या वन नेशन वन एजुकेशन दिलाएंगे? बात कर रहे थे अमरीश पुष्कर, जिसे वो अपनी बात हमेशा बेबाक तरीके से रखते हैं और फिर से बात की तमाम सवालों के लेकर चर्चा किया जाने और आज की राजनीति में हो क्या रहा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।